जय श्री राम बच्चों, मैं हूं अभिषेक, फॉर्मर सोल्जर, और मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो जो नई वीडियो है हमारी किसकी है? फिजिक्स एंड मेजरमेंट एक हमारा टॉपिक है जो एससी वर्मा में आपको दिया गया है। ये फिजिक्स एंड मेजरमेंट वही चैप्टर है जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, सिग्निफिशिएंट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर्स को हम फिजिक्स में किस तरह से लिखते हैं। हमें यहाँ पर वेक्टर्स पूरा प्रॉपर पढ़ना है। डिफरेंशियल और इंटीग्रल पार्ट भी होता है जिनके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे हम। तो वेक्टर अभी हम क्लियर कर देते हैं कि वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है। हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि फिजिक्स में मैथ्स की क्या ज़रूरत है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ के आएंगे कि वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, रिजोल्यूशन उनका क्या होता है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट टॉपिक क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्कशन किया था कि फिजिकल क्वांटिटी है, अगर कोई स्केलर नंबर है तो उसमें 3 और 4 लिखा हुआ है, हम उनको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7। बट यही अगर दे दिया गया कि 3 एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है और 4 इस डायरेक्शन में वेक्टर है, इनको ऐड करेंगे तो द थिंग विल बी डिफरेंट। चीज़ें डिफरेंट होंगी। किस तरह से डिफरेंट होंगी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? स्टार्टिंग से ही वेक्टर्स, मतलब हमें एडिशंस ऑफ वेक्टर पढ़ना है। तो एडिशंस ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम आपको देता हूँ। एक मैंने ए वेक्टर ले लिया यहाँ पर जो किधर से किधर जा रहा है, देख लो आपकी डायरेक्शन किस तरह से कुछ दिख रही है आपको। ये ए वेक्टर है, ये मैंने इधर बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये आपका बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोल दिया, क्या कि इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। मैं इस मैग्नीट्यूड की पोजीशन को ए से डी मान लेता हूँ और जो आपका ए और बी वेक्टर के बीच का जो पॉइंट है उसको मैंने बी मान लिया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसके लिए वैसे एक फॉर्मूला तो है, लेकिन अभी हम लोग उसको समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ, ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे हो रहा है। तो आपको देखना होगा कि ए की जो टेल है वो किधर की तरफ है, ए की पॉइंट की तरफ, लेकिन उसका हेड किधर की तरफ मूव कर रहा है, बी और डी की तरफ मूव कर रहा है उसका हेड। तो मतलब ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में है, तो जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो इनका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। बट अगर हम इस तरह से अगर हम कोई डायग्राम बनाएं कि ए वेक्टर इधर तरफ है, डायरेक्शन किधर तरफ है, इस तरफ, और बी वेक्टर इधर की तरफ है, तब जब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होंगी तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो होंगी वो अपोजिट है इसमें। तो अभी हमें जो पहला वाला बोला गया है हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? हम इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला है, मैंने अगेन बोल रहा हूँ, बट हमें किस तरह से करना है वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारा ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये हमारा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर है। हम कुछ पॉइंट्स के नाम देते हैं, ये ए है, ये सी है, ये डी है। अब बी क्यों नाम नहीं दिया हमने? क्योंकि हमको इसको समझने के लिए एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना, जब एक 90 डिग्री का एंगल होता है तो अगर ये लेंथ कुछ दे दी गई, ये लेंथ कुछ दे दी गई है हमें, है ना, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस दे दिया गया तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं, तो उसके लिए एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल अवेलेबल है तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम इसको कहते हैं ना, एक रेक्टेंगल में क्रिएट करते हैं इसको, ताकि हमें एंगल समझ में आ जाए क्या है इसका एंगल। तो मैंने क्या देखा कि जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से, यानी ए वेक्टर से अल्फ़ा एंगल क्रिएट कर रहा है, और इधर भी वैसे भी ए वेक्टर ही है, और पूरे कितना क्रिएट कर रहा है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। मैंने मान लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अगर ये इसको मैं बी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, ई पॉइंट। अब ये डायग्राम है, इसमें कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो लेंथ निकालनी है, देखना आप लोग किस तरह से आपको लेंथ निकालनी है। आपको ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ, ए से डी तक की लेंथ निकालनी है आपको। अब आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आपको इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, ये तो करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम में। मतलब आपको करना क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पर ए डी का स्क्वायर क्या होगा, ए से बी तक की हमें लेंथ दी गई है, मतलब हम कहने का ए से ए प्लस बी और बी से ई तक की एक लेंथ होगी, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर प्लस हमारे पास डी से ई तक की लेंथ। अभी हमने ए से ई तक की लेंथ ली, पहले ए बी ली फिर ए ई ली, अब हमें क्या लेनी है डी ई, हमने डी ई का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या ध्यान देंगे हम लोग, हमारे पास ए डी की वैल्यू में पता ही नहीं है, ए डी की वैल्यू हमें निकालनी क्या है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ मैं। मैग्नीट्यूड को हम मॉड में रिप्रेजेंट करते हैं, ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, ए इसका जो ए वेक्टर जो कभी भी ए वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेंगे तो हमारा वो मैग्नीट्यूड ए होगा, बी वेक्टर का बी होगा। लेकिन आप कहो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी हो तो वो नहीं होता, उसके लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ए से बी तक की जो डायरेक्शन थी, यहाँ पर जो इसका ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, ठीक है। अब आप क्या ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या होगी, क्योंकि ए से बी तक की लेंथ कितनी है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड हो गया ए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बी वेक्टर। इस लाइन, यही लाइन तो आगे जानी थी, लेकिन ये लाइन आगे की तरफ जाती, लेकिन ये लाइन ऊपर की तरफ हो गई, तो कुछ एंगल क्रिएट कर रही है, तो हम आगे की लेंथ को बी में कन्वर्ट करके मानेंगे बी कॉस थीटा, क्योंकि जो हमारा एक्स एक्सिस पे चीज़ें क्रिएट होती हैं हम उसको कॉस में मानते हैं, जो वाई एक्सिस पे चीज़ें क्रिएट होती है उसको हम साइन में मानते हैं। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ये होता है आपका वर्टिकल। तो हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं वो कॉस थीटा लेते हैं, वर्टिकल साइन थीटा लेते हैं। तो हमने क्या माना, बी ई को माना हमने ये बी वेक्टर, और क्योंकि कुछ एंगल ऊपर जा रहा है तो इसलिए हमने कुछ क्या मान लिए कॉस थीटा एंगल का स्क्वायर, प्लस डी ई क्या है, ये डायरेक्टली देखो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो हमने इसको क्या माना वर्टिकल। और ये लेंथ कितनी है, क्योंकि देखो बी वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है ना, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो हमने जो वर्टिकल वाला पोर्शन है उसमें हमने क्या मान लिया बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा हो गया। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है हम किस तरह से निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab साइन, ऐसे होता है ना 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a और b कॉस थीटा, प्लस का b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का ये तो कोई a प्लस बी में नहीं दिया तो इसका नॉर्मली b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम कर लेंगे, सॉल्व करते हैं इस मैथमेटिकल टर्म्स को हम, क्या होना है यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखा हुआ है, प्लस का बी स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में पढ़ा कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, तो हमने जो 1 है उसको लिख दिया, और 1 का जब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो मॉड होता है, इस मॉड का मतलब है ये इनका स्क्वायर होगा, तो अगर हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर ना करके यहाँ का स्क्वायर इधर हम दे दें तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर नहीं, ये गलत हो गया, ए वेक्टर नहीं ये मॉड आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आना था, ये मैग्नीट्यूड चल रहा है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ का जो मॉड है जब यहाँ पर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, यही मेरा है मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और हमें यहाँ पर एक एंगल भी निकालना था, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल अभी हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग एंगल।
तो हमारे पास एंगल निकालने के लिए क्या होगा, अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का डिवाइड कर दें आपस में तो हमारा एंगल निकल आएगा। तो हम एंगल भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम एंगल क्या निकालेंगे, tan अल्फ़ा, क्योंकि हमें पता है ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है PVP/HHB ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम परपेंडिकुलर और बेस का डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों का डिवाइड करने पर tan आता है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हमारी दी गई थी b sin थीटा। ये देखो परपेंडिकुलर की लेंथ हमने कितनी ली थी, परपेंडिकुलर की लेंथ, क्योंकि बी एंगल था और ये वर्टिकल फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा b sin थीटा। और ये वाली लेंथ हमने कितनी ली थी, b cos थीटा। अब हमें क्योंकि ये पूरा निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस b cos थीटा, क्या हो जाएगा हमारा tan अल्फ़ा a प्लस b cos थीटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्फ़ा एंगल निकला है। समझ में आ गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, हमें क्वेश्चन नोट करते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। आप फॉर्मूले को एक बार ध्यान रख लीजिए। फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालने को बोल दिया जाए तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो यूज़ करना है। ए बी में आप cos थीटा लगा देना बस और अंडर रूट लगा देना। अल्फ़ा tan अल्फ़ा निकालने के लिए एक ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का आपस में डिवाइड कर दो, खत्म, आपका आंसर आ गया। मतलब ऊपर sin थीटा होगा नीचे cos थीटा होगा, b दोनों में सेम रहेगा, एक बार sin थीटा एक बार cos थीटा और a और एंगल और जुड़ जाएगा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड था आपका। अब हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर जो बच्चा पहले कर लेता है वो अपनी कॉपी में करे फटाफट। एक क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा। लिखे हम, चलिए फटाफट लिखिए। 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड make an angle theta with each other. Find the magnitude and direction of the resultant। तो आपने क्या समझा इसमें, आपको निकालना क्या है, आपको इसमें क्या निकालना है बताएं मुझे। कि भैया दो वेक्टर दे दिए गए जिनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू जो थी वो एक है। हमने यहाँ पर जिस तरह से हम मान रहे थे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। दोनों की वैल्यू कैसी है, बिल्कुल सेम। अगर ये ए है तो भैया ये भी ए है, इस तरह से हमने मानना है यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था मैग्नीट्यूड निकालने का, भैया याद हो गया आपको, याद आया किसी को फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला क्या था मैग्नीट्यूड निकालने का, हमारे पास फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस का बी स्क्वायर। भाई यही तो फॉर्मूला था हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे, हम जो ए है वो इक्वल्स टू बी है, हमने ये तो मानना है अगर इधर ए वेक्टर है उधर भी ए वेक्टर है, तो हम वही चीज़ कर देते हैं। यहाँ पर आकर हम हर किसी को ए मान लेंगे, या ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा प्लस का इसको भी हम लोग क्या मानेंगे ए, क्योंकि हमने बी के बराबर ए मानना है ना, तो हम मान लेते हैं फटाफट। क्या हुआ हमारा आगे, ए और ए कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस इधर क्या हो गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हमने 2a स्क्वायर कॉमन लेना है, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचा 1, इधर क्या बचा कॉस थीटा। और आप सभी को पता है कि थीटा बाई 2 के फॉर्म में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ पर अगर हम इस a को देखेंगे तो इस a को हम बाहर निकाल लें, इस a को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इस a को बाहर निकाल लें, क्या आ जाएगा a में बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचा। यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 2 और 2 क्या हो गया 4, ठीक है, क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इस 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2a आ गया।
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आएगा तो क्या हो गया, कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2a कॉस थीटा बाय 2। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसकी जगह कोई वैल्यू दे दी गई तो आपको वैल्यू का आंसर निकालना है। अच्छा, हमसे दो चीज़ पूछी गई थी, एक तो मैग्नीट्यूड पूछा गया, दूसरा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पूछा गया। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्शन अगर रिजल्टेंट की निकालनी है कि जो रिजल्टेंट है हमारा, जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या है, तो हमें पहले एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था एंगल के लिए फॉर्मूला हमारा क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जैसा कि हमें पता है कि दोनों हमारे एंगल एक जैसे हैं, तो मैं इसको ए साइन थीटा मान लेता हूँ अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा मान लिया। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमने रख दी ए की जगह बी की वैल्यू। अब ए साइन थीटा, अब हम इसको, हमें लग रहा है कि हमें सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा, एक साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन जब हम वही फॉर्मूला साइन थीटा में यूज़ करते हैं तो एंगल आधा हो जाता है, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो हमने वही फॉर्मूला यहीं पर लगाना है, ए ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अपॉन में हमने क्या करा, ए को पहले कॉमन ले लें, ए को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा था, यहाँ पर अगर इसको कॉमन ले लें ए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, हमने देखा था अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, उसका फॉर्मूला बन रहा था। ए कॉस थीटा से ये एक कॉस थीटा उड़ गया, ठीक है, tan अल्फा ऐसा ही है, ए से ये ए उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, इधर क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, tan अल्फा ऐसा ही रखा हमने, इसको साइन अपॉन tan क्या होता है, tan थीटा बाई 2। tan से tan को ख़त्म कर दिया, अल्फ़ा जो है वो कितना आ गया, थीटा बाई 2। मतलब जो अल्फ़ा एंगल होगा वो थीटा का आधा होगा। कहने का मतलब है, अगर ये एंगल हम ऐसे हमने बनाया था ना, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा एंगल था ये थीटा एंगल का आधा आधा होगा। ठीक है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा होगा, जो अल्फ़ा है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा थीटा को 2 पार्ट में, मतलब आधा आधा काट रहा होगा। तो ये रिजल्टेंट है आपका। क्लियर, आगे बढ़े हम। अब हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। क्या हमारा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, बाय अ नंबर। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी एक बी वेक्टर है, ठीक है, और एक मेरे पास एक बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है। अगर मैंने कह दिया कि बी वेक्टर की वैल्यू 6 है और ए वेक्टर की वैल्यू 2 है, ठीक है, मैंने क्या करा, बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर कब होगा, जब किसी के नाम के नंबर का मैं ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करूँगा। कहने का मतलब है जहाँ पे मेरी के की वैल्यू कितनी है, 3। देखो बी वेक्टर मेरा क्या है, 6, और ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब मैं इस के का मल्टीप्लाई करूँगा ए वेक्टर में, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ गया। बट डायरेक्शन यहाँ पे फिर भी डिपेंड करती है। अगर बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, मतलब एक वेक्टर जा रहा है उधर, इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर है, और ए डायरेक्शन की वैल्यू इधर है, कहना मतलब ए जो ए वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है बी और ए, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि के हमारा क्या है, कांस्टेंट है नंबर। ठीक है, के हमारा क्या है, जो के हमारा वेक्टर नहीं है, हमने किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन या नॉन डायरेक्शन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी डायरेक्शन ही नहीं होती है कोई। लेकिन बी वेक्टर की कोई डायरेक्शन है और ए वेक्टर की कोई डायरेक्शन है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ तो प्लस वाला लगेगा साइन, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का के ए वेक्टर। आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसे एक वेक्टर इधर गया, दूसरा वेक्टर इधर गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो हमें इसको इक्वल करने के लिए 2, मतलब एक के नाम की जो वैल्यू है उसका 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया कि जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, अगर इस के का मल्टीप्लाई अगर हम ए में कर दें
तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 3। देखो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे कब, जब दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होगी। लेकिन कभी कभी एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, दोनों के टेल आपस में टच कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें हेड है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसका हेड और इसका टेल आपस में टच कर रहे हैं, तो ये सेम डायरेक्शन मानी जाती है। लेकिन ये वाली डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। इसकी वैल्यू कितनी है, फिर अगेन मैं बोल देता हूँ, उसकी ए वेक्टर है ये, इसकी वैल्यू है 3, जो बी वेक्टर है उसकी वैल्यू है 6। अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बी वेक्टर है वो माइनस के ए वेक्टर के बराबर है। वो माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, जबकि वैल्यू मैग्नीट्यूड अभी भी देख लो 6 और के की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू 3। मैग्नीट्यूड देख लो अभी भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस और प्लस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। ये होता है कि भैया अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर दिया था ना हमारे पास ए, और उसमें नंबर का मल्टीप्लाई करते तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, तो हमारा ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम वैल्यू इक्वल करने के लिए उस मल्टीप्लाई नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा प्लस और माइनस लगेगा। क्यों, अगर बी वेक्टर जो ए वेक्टर में जो गिवन वेक्टर है वो दोनों अपोजिट में होंगे तो माइनस, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स। कहने का मतलब है अब दो वेक्टर्स को आपस में घटा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा अलग अलग टॉपिक, अब हम किसको घटाएंगे, दो वेक्टर्स को आपस में घटाएंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, अब दो वेक्टर को आपस में घटाना है। देखना है यहाँ पर भी हम अलग कॉन्सेप्ट निकाल देंगे, आपको घटाने नहीं देंगे हम। कैसे घटाने नहीं देंगे, अभी देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप समझाइएगा, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। एक ये मेरा वेक्टर है, अभी तो गलत हो जाता है, ये हाँ देखो बनाना प्यारा सा वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से एक मैं लाइन इसको आधा ड्रॉ करता हूँ, देखना क्या है, अभी समझ के बताना आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि बस ऐसा ही वीडियो प्ले करके बैठ जाते हैं, तो वो देखते हैं अभी, ठीक है। मैंने इस वेक्टर को मान लिया ए वेक्टर, ये मेरा क्या है, ए वेक्टर मान लिया मैंने इसको, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की तरफ गए तो ये बी वेक्टर है, ठीक। डायरेक्शन भी मैं बना दूँ, अपोजिट डायरेक्शन में है, देख लो दोनों के टेल मिल रहा है आपस में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों वेक्टर को हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसका मैं अपोजिट डायरेक्शन में मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का बी वेक्टर। जब भी हम किसी के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं तो हम डायरेक्ट जो वेक्टर मानते हैं वो क्या मान लेते हैं, माइनस में मान लेते हैं। अब अगर वैसे हम लोग कैसे निकालते थे कि भैया ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर, कब, जब ए भी प्लस का हो और बी भी प्लस का हो। अगर आप ये बता दो भैया कि ए वेक्टर तो प्लस का है लेकिन बी वेक्टर कैसा है, माइनस का है, तब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हम जो कर तो जोड़ ही रहे हैं ना, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं ना, लेकिन वो बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए वो माइनस का है। तो मैंने कहा था ना मैं आपको इसमें ऐड नहीं करने दूंगा, आई मीन सब्सट्रैक्ट नहीं करने दूंगा, मैंने सब्सट्रैक्ट नहीं करने दिया आपको। हम क्या कर रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। तो हमने इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए माइनस बी का वेक्टर निकलेगा यहाँ का मैग्नीट्यूड। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख लें। जो बी वेक्टर है, पहले समझा दूं मैं दोबारा, ये जो बी वेक्टर है ये क्या है, इस बी वेक्टर का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। एक ए वेक्टर है इधर और एक इधर ये माइनस का बी वेक्टर है। मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इनका, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। क्लियर। अभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। अभी आपके जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्लियर होते कि नहीं होते वो देखते हैं हम, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हैं। अब आपको ए और बी नहीं मानना क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड दिया गया है, क्या है, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बना दिए मैंने क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एससी वर्मा के हैं और आप एससी वर्मा की बुक सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर बहुत ही कम वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो एससी वर्मा की बुक सॉल्व करा रहे हैं। मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा,
जेई और नीट्स में आपको हेल्प करेगा आगे जाके ये। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, पहला पॉइंट किस चीज़ का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, द सम ऑफ द वेक्टर्स। मतलब एक बार इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और एक बार दोनों को घटाओ, द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। तो आपको समझ में आ गया, आपको निकालना है एक बार a प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और एक बार निकालना है a माइनस बी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर? ठीक है। अब हमारा जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के जो वैल्यू होगी वो सेम होगी हमारी भैया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लगा दें, लगा दें क्वेश्चन, नहीं मानोगे, लगा देते हैं, चलो ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुछ हम डायग्राम एक बना देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के लिए क्या डायग्राम बनाते हैं, देखो अभी ये ऐसा बनाया मैंने, ये इधर के लिए a वेक्टर है, ये इधर के लिए एक वेक्टर है, इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये तो होता है। लेकिन जब हमें अपोजिट निकालना होगा तो हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा। अभी हम लोग इसी ड्राइंग को ऐसे बना देते हैं, सेम एज इट इज़ बना दिया हम लोगों ने, ये तो हम बना रहे थे ना। अब हम एक ये एंगल बना देते हैं बी वेक्टर का, इसके अपोजिट में एक और एंगल बना दिया हमने जो क्या है माइनस के बी वेक्टर का, क्योंकि हमें कैसे निकालना है, हमें ऐड करना आता है, वेक्टर को ऐड किया जा सकता है, माइनस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, हमने अभी तक हमारा जो ए वेक्टर जो प्लस का था, क्योंकि एक इधर ए वेक्टर गया है और इधर बी वेक्टर गया है, ये तो था ना हमारा, एक ए वेक्टर इधर गया है, जो बी वेक्टर इधर है वही बी वेक्टर इधर भी होगा। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, एक बी वेक्टर अगर इधर है तो इधर भी बी वेक्टर होगा, और अगर ये ए वेक्टर इधर है तो इधर भी ए वेक्टर अपोजिट में होना चाहिए जो माइनस का होगा। तो हमने केवल इस क्वेश्चन में इतने का सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अगर दोनों को माइनस करना है तो हमें जो b है वो माइनस का चाहिए, तो हमने एक b का एक अपोजिट एंगल और बना लिया। ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड कहाँ मिलेगा इन दोनों का, अगर हम इनको जोड़ें तो हमारा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो b है ये प्लस में अवेलेबल नहीं है, ये माइनस में अवेलेबल है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a माइनस का b वेक्टर। ठीक है, हम इसको पूरा ट्राइंगल में कन्वर्ट, जो रेक्टेंगल है हमारा उसमें पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ताकि हमें चीज़ समझ में आ जाए। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल था वो कितना था हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि जो पूरा एंगल होता है, ये जैसे बी वेक्टर थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा ये हमारा, ठीक है, जो हमारा पूरा एंगल होता है, और ये भी ऐसे जाएगा, जो पूरा एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 का। 180 में हमें 60 दिया हुआ है, बचा कितना, 120 का। तो ये वाला जो हमारा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 120। हमें पता होना चाहिए, वो डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, वरना ये लगभग 120 के ही आसपास होता है। ठीक है, डायग्राम ऐसे बनना था ये। क्लियर? अब हम करेंगे क्या इसमें, हमने एक समझा क्या है इसमें, कि पहले हम सम वाला निकाल लेते हैं, जो सम वाला है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सम वाला क्या है, ए वेक्टर प्लस का वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ये इसको हटाता हूँ मैं एक बार, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, जहाँ पर हमारा a की वैल्यू भी 5 है और b की वैल्यू भी 5 है, दोनों का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 5 आएगा ना इधर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 5 इंटू 5 25 टू जा 50 कॉस थीटा, ये तो हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 50, इधर कितना है 50 कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आगे हम बढ़े, 50 प्लस 50 100, अभी ऐड नहीं करना हमने इसको, पहले इसमें एक वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है, पहले वैल्यू रखते हैं,
अभी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 50 कॉमन ले लेते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा हमारा। 50 कॉमन ले लें अगर हम लोग, ठीक है, 50 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। 50 ऐसा ही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अंदर है 50 अंदर था हमारा, 50 अंदर ही है, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। 50 ऐसे ही रखेंगे, 1 ऐसे ही, प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए, या हम इसको एक फॉर्मूले में रख देते हैं, इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको हम, वो देख लेते हैं अभी। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब कॉस 30 डिग्री, ये तो होता है। 2 इंटू 50 100, और 100 को हम बाहर निकाल कर लिख सकते हैं, 100 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर 30। अब हम वैल्यू न रख के पहले इस स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10, और कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से कट गया तो कितना है 5√3 यूनिट। यूनिट मतलब हमारे पास सेंटीमीटर मीटर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो दोनों का सेम नहीं आया कभी भी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम ही होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। हमने क्या ध्यान रखना है, जब हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो हमारा एंगल कितना था 120 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री ऑल दिया हुआ था। अब हमें क्योंकि हमारा जो बी वेक्टर है वो दूसरे बी वेक्टर के बिल्कुल जस्ट अपोजिट में है, तो हमारा अगर इधर यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 60 है, तो बाकी बची हुई 120 होगी ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180, और हमें उसमें से कुछ दिया गया है तो बाकी बचा क्या होगा 180 माइनस। तो हमारा एंगल हमें ध्यान रखना है, एंगल कितना है, बस वैल्यू सब कुछ सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू वही 25, बी स्क्वायर की वैल्यू वही 25, इसकी भी वैल्यू सेम वही 25 इंटू 250 हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस कितना रखेंगे हम 120 डिग्री, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 120 की वैल्यू कितनी पड़ जाएगी आपको, ये आप इसको तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉस 120 की वैल्यू कॉस 180 डिग्री माइनस 180 माइनस 60 डिग्री, ये निकाल सकते हो। कॉस 180 जो माइनस थीटा है वो क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं और साइन का उल्टा कोसक होता है वो प्लस का होता है। तो 180 माइनस थीटा में दिया हुआ है ये, तो कॉस 180 माइनस थीटा में ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, कॉस 60 के बराबर ये हो जाएगा, और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखें, कॉस 60 मानेंगे। 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू आसपास, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 कॉस 60 के बराबर हमने मान लिया। अभी हम इसकी वैल्यू ना रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख देंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है हमें, तो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी हम कुछ नहीं रखते, हम इसको क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं रखते हम, क्योंकि अभी cos 60 आएगा और यहाँ पर एक cos 60 जो होगा वो आपको बता दें cos 180 डिग्री माइनस 60 होगा, तो ये माइनस का आंसर आना चाहिए हमारा, तो हमारे दिक्कत क्रिएट करेगा। तो हम इस तरीके को ना अपना के हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं, वही सेम तरीका, 50 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस cos 120, इससे हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा, 120 की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 60, ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है, और यहाँ 50 लिखा हुआ है इंटू, क्लियर, 50 इंटू 2 100, 100 को बाहर निकालेंगे 10, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना हो गया cos 60 बाहर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कट गया 5 यूनिट।
ये क्या है हमारा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था 5√3 यूनिट और माइनस का अलग आया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। बाकी का जो रिजोल्यूशन है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिर इसके बाद एक वीडियो और आएगी, मतलब ओवरऑल 4 वीडियो आएंगे जिसमें हमारा पूरा वेक्टर्स और इसके एससी वर्मा के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत कभी कभी इश्यू हो जाता है थोड़ा कैलकुलेशन में, वो तो होता है क्योंकि जेन्युइन वीडियो है, ऐसा तो है नहीं कुछ पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा कर रहे हैं। जेन्युइन वीडियो से थोड़ा बहुत तो मिस्टेक्स तो होती ही है। तो आप चैनल पर हमारे बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा हमारे साथ हमेशा, ताकि आपके जो एससी वर्मा की बुक है वो क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को। और वीडियो हमेशा एंड तक देखा करो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ना पढ़ने वालों को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।